नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे युद्ध की कहानी में जिसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1965, एक ऐसा साल जब भारत और पाकिस्तान फिर आमने सामने थे। सीमाओं पर गोलियों की गूंज, टैंकों की गड़गड़ाहट और वीरों का बलिदान इतिहास में दर्ज हो रहा था। आइए जानते हैं 1965 की जंग की पूरी कहानी। कैसे पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन जिब्राल्टर, कैसे भारत ने लाहौर तक जवाबी हमला किया और कैसे युद्ध विराम हुआ ताशकंद में एक समझौते के साथ। सबसे पहले इस युद्ध की पृष्ठभूमि को समझते हैं। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान दो अलग-अलग स्वतंत्र देश बने। 562 रियासतों को विकल्प दिया गया था कि वे या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या फिर पाकिस्तान में, या फिर वह स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो 562 रियासतों में से कुछ भारत में शामिल हुई, कुछ पाकिस्तान में, पर जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। 1947 में पाकिस्तान ने कबीली लड़ाकों की मदद से जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान का मानना था कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं, तो वह पाकिस्तान का उस पर हक है। पर जम्मू कश्मीर के महाराजा वह अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो पाकिस्तान ने अपने कबीली लड़ाकों की मदद से जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर देता है। तो इस सिचुएशन को जम्मू कश्मीर के राजा अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं और अंत में वो भारत से मदद मांगते हैं। भारत मदद के लिए तैयार था, पर भारत की एक कंडीशन थी कि जब जम्मू कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में शामिल होगा, तब ही वो जम्मू कश्मीर की मदद कर सकते हैं। तो महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। तो उससे अगले ही दिन भारत अपनी सेना को श्रीनगर भेज देता है, जहां पर 1947 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम, जिसमें एक तिहाई भाग पाकिस्तान के हिस्से चला जाता है, जिसे हम पीओके कहते हैं, और दो तिहाई हिस्से पर भारत का नियंत्रण है। तब से ही पाकिस्तान कश्मीर को लेकर आगे की रणनीति बनाने लगता है। पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में कश्मीर सेल का निर्माण किया, उनके फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद के निर्देशन में। इसके बाद साल 1962 में भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो था 1962 की भारत चीन के बीच हुआ युद्ध, जिसमें भारत की हार हुई थी। इसके बाद 1964 में मई के महीने में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका निधन हो जाता है। ये 17 साल में पहली बार हुआ था कि भारत के प्रधानमंत्री की सीट खाली थी। नेहरू जी के निधन के बाद देश के प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जो 5 फुट 2 इंच और दुबले पतले से व्यक्ति थे। इनके कंपैरिजन में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या फिर कहिए तानाशाह जो 6 फुट 2 इंच के मिलिट्री जनरल अयूब खान थे। पाकिस्तान भारत को बहुत कमजोर समझ रहा था। उन्हें शास्त्री जी कमजोर प्रधानमंत्री लग रहे थे। भारत के अंदर भी कुछ लोग शास्त्री जी को स्ट्रांग प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। पाकिस्तान को लगा कि भारत अभी बहुत कमजोर स्थिति में है। एक तो भारत चीन युद्ध में भारत की हार हुई है, जिसकी वजह से भारतीय सेना और भारतीय जनता का मोराल काफी डाउन है। दूसरा, भारत में उस समय 1964 से 1965 में भूखमरी यानी फूड शॉर्टेज चल रही थी। इस समय भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तीसरा, भारत का कमजोर प्रधानमंत्री। इस समय पाकिस्तान अपने वेस्टर्न अलाई को मजबूत कर रहा था। पाकिस्तान भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ था, जो कि आज भी है। अक्टूबर 1964 में कैरो में नॉन अलाइंग कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें भारत को भी जाना था, पर पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं था, तो वो वहां नहीं जा सकता था। तो भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, ताकि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। भारत के प्रधानमंत्री कैरो से लौटते समय कराची पहुंचते हैं, और कराची में जो वहां के प्रेसिडेंट अयूब खान होते हैं, वो उनका वेलकम करते हैं। तो 12 अक्टूबर 1964 को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और शास्त्री जी की मुलाकात होती है प्रेसिडेंट हाउस में। उसके बाद शास्त्री जी भारत वापस आ जाते हैं। तो वो सरकार के सभी जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स थे, उनको मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उन्हें ब्रीफ करते हैं इस मीटिंग के बारे में, जो उनकी अयूब खान के साथ हुई थी पाकिस्तान में। वह उस मीटिंग के पॉइंट्स बताते हैं, किन पॉइंट्स के ऊपर उनकी पाकिस्तान के
प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ बात हुई थी, उनकी डिटेल्स बताते हैं। तो उनका सबसे पहला पॉइंट जिस पर उनका डिस्कशन हुआ था पाकिस्तान का के साथ, वो था भारत की कोई इच्छा नहीं है कि पाकिस्तान का एक भी इंच लेने की। दूसरा, भारत हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करे और दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। तीसरा पॉइंट, भारत ये चाहता था कि पाकिस्तान भारत के इंटरनल मैटर में स्पेशली कश्मीर को लेकर वो किसी भी मामले में इंटरफेयर ना करे। शास्त्री जी ने अपनी कैबिनेट के सभी मिनिस्टर को इस मीटिंग को लेकर ब्रीफ किया था। इसके बाद पाकिस्तान का ये मानना था कि इस समय भारत बहुत कमजोर स्थिति में है। एक तो भारत की सेना और जनता का मोरल डाउन है भारत चीन युद्ध में मिली हार की वजह से। दूसरा, भारत में भुखमरी का सामना कर रहा है जिससे भारत की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। तीसरा, कश्मीर कि पाकिस्तान हमेशा से चाहता था कि वह कश्मीर को अपने कब्जे में ले, तो इसलिए उसको ये लगता था कि ये सही समय है भारत पर आक्रमण करने का। अगर वो अब आक्रमण नहीं करते तो वो कश्मीर को कभी भी अपने कब्जे में नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से पाकिस्तान को चाइना का फुल सपोर्ट था और अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के काफी नजदीकी रिश्ते थे। अमेरिका से मिले लेटेस्ट हथियारों के बलबूते पाकिस्तान ये मान रहा था कि वो भारत के मुकाबले सैन्य तौर पे बहुत मजबूत है और आर्थिक तौर पर भी। की कश्मीर सेल जुल्फिकार अली भुट्टो और अजीज अहमद के निर्देशन में 2 कोविड ऑपरेशन प्लान करती है और इन ऑपरेशंस का नाम रखती है ऑपरेशन जिब्राल्टर और दूसरे ऑपरेशन का नाम ग्रैंड स्लैम। इनके ये प्लान ऊपर से बिल्कुल सटीक लग रहे थे पर उतने ही खोखले भी थे। ये दोनों प्लान का सुपरविजन जनरल अख्तर मलिक कर रहे थे, पर इस प्लान का असली मास्टरमाइंड जुल्फिकार अली भुट्टो था। इसके बारे में जनरल मूसा ने अपनी किताब माई वर्जन में लिखा है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने भारत पर आक्रमण करने की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो 4 फेज में थी। पहले फेज में पाकिस्तान अपनी चुनी हुई लोकेशन में भारत पर एक ट्रायल ऑपरेशन करेगा भारतीय सेना के साथ, जिसमें वो भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा और साथ में खामियों का भी कि भारतीय सेना कितनी तैयार है। दूसरा ऑपरेशन है ऑपरेशन जिब्राल्टर, यानी पाकिस्तानी सेना भारत में लोकल पब्लिक के भेस में भारत में घुसपैठ करेगी ताकि गुरिल्ला वार लड़ी जा सके और कश्मीर की पब्लिक को भड़काया जा सके ताकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करे इस युद्ध में। तीसरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, इसमें पाकिस्तान की आर्मी फुल्ली फ्लेज अटैक करेगी अखनूर सेक्टर में ताकि वो वहां के इंपॉर्टेंट ब्रिज को कैप्चर कर लेंगे ताकि इंडियन फोर्सेस के लिए जो सप्लाई होती है उसे कट कर दिया जाए, यानी कश्मीर को भारत से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। चौथा, एक बहुत बड़ा आर्मर अटैक किया जाएगा अमृतसर के ऊपर ताकि अमृतसर को कैप्चर कर लिया जाए। अमृतसर एक बहुत ही धार्मिक स्थल है, तो उनका मानना था पाकिस्तान का कि जब सीज फायर होगा तो हम अमृतसर को कश्मीर के बदले एक्सचेंज कर लेंगे। ये पाकिस्तान का फुल प्रूफ प्लान था। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने अयूब खान को भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया था और बताया था कि ये समय सही क्यों है भारत पर अटैक करने के लिए। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान को अपने ऑपरेशन को जांचना था, तो इन्होंने फेज 1 के लिए लोकेशन सेलेक्ट की। वो थी गुजरात का रन ऑफ कच्छ। ये इलाका 80 किलोमीटर चौड़ा और 515 किलोमीटर लंबा एक लैंड स्ट्रेच था। पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों पर हमला शुरू कर देती है और वह 6 से 8 मील अंदर तक घुस आते हैं, जिससे भारतीय सेना अलर्ट मोड पर आ जाती है और वह रिटेलिएट करना शुरू कर देती है। शुरू में पाकिस्तानी सेना भारतीय टेरिटरी में पेट्रोलिंग शुरू करती है, फिर इंडियन पोस्ट पर अटैक करना शुरू कर देती है। शुरू में दोनों देशों की बॉर्डर पुलिस इन्वॉल्व होती है, बाद में दोनों देशों की आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक लॉन्च कर देता है भारत की पोस्ट को कैप्चर करने के लिए। जिन पोस्टों को पाकिस्तान कैप्चर करता है वो हैं कंचकट फोर्ट पोस्ट, सरदार पोस्ट, तक पोस्ट। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम के यानी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जून 1965 में मेडिएशन किया। इसके बाद कच्छ एग्रीमेंट पर दोनों देशों ने साइन किया। जुलाई 1965 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो जाता है और दोनों देशों की आर्मी वापस अपनी सीमाओं में लौट जाती है। तो पहला फेज तो पाकिस्तान ने पूरा कर लिया था, साथ में उन्होंने भारतीय सेना की युद्ध में क्या तैयारी है और क्या खामियां हैं ये भी देख ली थी। अब थी दूसरे फेज की बारी। दूसरा फेज था ऑपरेशन जिब्राल्टर।
जो पाकिस्तान लॉन्च कर देता है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी ने 30,000 से भी ज़्यादा अधिक सैनिकों को ट्रेंड किया था। इसमें वह डिस्गाइज्ड इन्वेजन करना चाहते थे, यानी कि इन सैनिकों को वह कश्मीर की लोकल पब्लिक की तरह उन्हें कपड़े पहनाए जाते हैं। इन घुसपैठियों का मेन काम था कि वह कश्मीर के लोगों के मन में विद्रोह पैदा करें, ताकि वो लोग भारतीय सरकार के खिलाफ हो जाएं। लगभग 30,000 से भी अधिक घुसपैठियों को 5 अगस्त 1965 को कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती है। इन घुसपैठियों के ग्रुप के नाम मुगल शासकों के नाम पे थे, जैसे बाबर, काजी, गजनवी, सिकंदर, खिलजी। जो भारत के इनका मेन काम था भारत के खिलाफ विद्रोह को खड़ा करना, गुरिल्ला वार करना और जो भारत के अहम ब्रिज हैं उनको कैप्चर करना। ये भारत को कश्मीर से पूरी तरह अलग करना चाहते थे। जब शास्त्री जी के पास ये जानकारी गई तो उन्होंने जनरल चौधरी को सख्त ऑर्डर दिए कि आपको जिस चीज की भी जरूरत हो आप वो करें, पर भारत पाकिस्तान को अपनी 1 इंच भी नहीं देगा। उन्होंने एक तरीके से इंडियन आर्मी को फ्री हैंड दे दिया था। इसके बाद इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट करना शुरू किया और जो भी घुसपैठिए दिखे उन्हें इंडियन आर्मी ने मार भगाया। इन घुसपैठियों का साथ जम्मू कश्मीर की लोकल पब्लिक ने भी नहीं दिया था और इनकी इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी से वह शेयर करते रहते थे। भारतीय सेना ने लगभग 1100 घुसपैठियों को शुरुआत में मार भगाया था। जहां जहां पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा किया था वो एरिया थे हाजीपीर पास, कारगिल, तिडवार में। इन सब सेक्टर को भारतीय सेना ने धीरे धीरे वापस अपने कब्जे में ले लिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह फेल हो गया था। 1 महीने की ड्यूरेशन में ही पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान 1 सितंबर 1965 में ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को हरी झंडी दिखा देते हैं। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी मैसिव अटैक करने वाली थी चम सेक्टर में, जो कि अखनूर में है, इंडियन आर्मी पर। इसके बाद एक मैसिव अटैक होता है चम सेक्टर में। इसकी जानकारी जब जनरल चौधरी को मिलती है तो वह शास्त्री जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एयरफोर्स को यहाँ भेजना चाहिए, वरना सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। 1 सितंबर 1965 को एरियल वारफेयर शुरू हुआ। आईएफ मींस इंडियन एयरफोर्स के करीब 26 एरोप्लेन, जिसमें 12 हॉकिन वैम्पायर थे, 24 डसॉल्ट थे। दोनों कैटेगरी के विमानों ने चम सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी के टैंकों को डिस्ट्रॉय किया और कई सारी जगहों पर अटैक किया। फाइनली ग्रैंड स्लैम ऑपरेशन भी पाकिस्तान के लिए फेलियर साबित होता है। 6 सितंबर 1965 को शास्त्री जी भारतीय आर्मी को कहते हैं कि अब आप लाहौर तक चले जाइए और वहां की पोस्ट को कैप्चर कर लीजिए, पर यह ध्यान रहे कि पाकिस्तान की आम पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, ताकि आगे चल के वॉर नेगोशिएशन में जिन सेक्टर्स पे पाकिस्तान का दबदबा है, यानी जो पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, हम उनसे नेगोशिएट करके उन्हें वापस ले सकें। भारत की 3 जाट रेजिमेंटों ने बाटा कोर की पोस्ट को अपने कब्जे में कर लिया था, जो लाहौर से थोड़ी दूरी पर थी। पाकिस्तान ने बहुत भारी गोलाबारी की थी भारतीय सेना पर धीरे धीरे भारतीय सेना ने चम सेक्टर से पाकिस्तानी सेना की पकड़ को कम कर दिया था। अब तक पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान झेलना पड़ा था। जो पाकिस्तान के ऑफिशियल फिगर हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के 22 पेट्रोन टैंक इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। पाकिस्तान के दोनों ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम दोनों ही फेल हो गए थे। पाकिस्तान ने भारत पर 4 फेसेस में आक्रमण को प्लान किया था। पहले फेस में पाकिस्तान को सफलता मिलती है और बाकी 3 फेसेस पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर का वायलेशन का इल्जाम लगा रहे थे। 4 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 209 और 210 के तहत सीज फायर का कॉल किया। दोनों देशों को सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, तो फाइनली 20 सितंबर 1965 को सीज फायर हो गया। दोनों देशों की सेना को कहा जाता है कि वो 5 अगस्त 1965 की जो उनकी पहले की पोजीशन थी वो वहां वापस लौट जाएं। दोनों कंट्रीज के बीच सीज फायर हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 211 के तहत। इसके बाद जनवरी 1966 में यूएस और सोवियत यूनियन ने जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उन्होंने डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन किया था इस वॉर में, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित हो सके और इनके रिलेशन
ठीक रहें। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद डिक्लेरेशन पर ताशकंद में साइन किए जाते हैं और इन्हें साइन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान। इस युद्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों को भारी नुकसान होता है। तो भारत के लगभग 3000 से अधिक सैनिक वीरता को प्राप्त होते हैं, 7000 से अधिक सैनिक घायल होते हैं, पर भारत पाकिस्तान के 4000 से अधिक सैनिकों को युद्धबंदी बनाता है। भारत के इस युद्ध में 190 टैंक और 75 एयरक्राफ्ट का भी नुकसान झेलना पड़ता है भारत को। भारत ने 1900 वर्ग किलोमीटर का जो पाकिस्तान का एरिया था उसको अपने कब्जे में कर लिया था। तो इसी युद्ध में पाकिस्तान को भी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसमें पाकिस्तान के लगभग 5800 सैनिक मारे जाते हैं, 10,000 से अधिक सैनिक घायल होते हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने भारत के 86 सैनिकों को युद्धबंदी बनाया होता है। इस युद्ध में पाकिस्तान के लगभग 200 टैंक और 43 एयरक्राफ्ट का नुकसान भी पाकिस्तान झेलता है। पाकिस्तान ने भारत का 550 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया था। युद्ध के बाद जो जमीन कब्जा उन्होंने की थी उन्हें वापस लौटानी पड़ती है। इस युद्ध में दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ, पर सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को रणनीतिक और सैन्य दृष्टि से ज्यादा हुआ, क्योंकि वह अपने आप को भारत से सैन्य तौर पे बहुत ज्यादा मजबूत मान रहा था। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।